हम पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं और उसके बाद उसी को हमको ट्रिक में याद करना है। कैसे याद करेंगे? पपी विद पफ, पपी विद पफ। समझ आया आप लोगों को? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि नीट में, जेई मेंस में एंड समटाइम्स इन जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके बारे में? न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का टॉपिक पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, पहले उसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि न्यूक्लियोफाइल में और बेस में डिफरेंस क्या होता है। देखो ध्यान से, पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे कि नाम बता रहा है कि न्यूक्लियस लविंग, वो स्पीसीज जो कि न्यूक्लियस लविंग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखूं तो एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली होते क्या है? दे आर लुईस बेसिस। क्या होते हैं? लुईस बेसिस होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? बेस। ओके, और बेस को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रोंस्टेड बेस बोलते हैं। ये कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से है? ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो इसको हम लोग ब्रोंस्टेड बेस बोलते हैं। ठीक है ना? चलो, अब बात ये है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हमने एक एग्जांपल लिया OH नेगेटिव का, हाइड्रोक्साइड आयन का एग्जांपल लिया, और हम लोग देखना चाहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? एक एग्जांपल लिया। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिया आपका, यहां पे इथाइल क्लोराइड। क्या लिया यहां पे? इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हमको पता है कि जो क्लोरीन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है और इस कार्बन के ऊपर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब ये OH नेगेटिव है, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर क्या करना चाहेगा? अटैक करना चाहेगा। ठीक है, उसके ऊपर क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। अपने लोन पेयर इस कार्बन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक है, अब इस डोनेशन के अंदर क्या होगा कि यहां पे देखो, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पे इस कार्बन के बीच में भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कहने का मतलब है इस OH नेगेटिव को, इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इस स्टीरिक क्राउडिंग को फेस करना पड़ेगा। किसको फेस करना पड़ेगा? स्टीरिक क्राउडिंग को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो हमने लिया यहां पर क्या? फिनोल। हमने क्या लिया यहां पर? फिनोल। ठीक है, ओके, अब वही सेम एग्जांपल है OH नेगेटिव। अब यहां पर ये OH नेगेटिव है, यहां पर देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? डेल्टा नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव। अब ये OH नेगेटिव अपना ये लोन पेयर किसको देगा? इस हाइड्रोजन को देगा। ठीक है, और यहां से इस प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव करेगा। जब ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्यों? क्योंकि यहां पर इस OH नेगेटिव को, इस हाइड्रोजन को रिमूव करने में, यानी इस H को, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर देने में कोई स्टीरिक क्राउडिंग फेस नहीं करनी पड़ रही है। देयर इज नो स्टीरिक क्राउडिंग। ठीक है, देखो ये तो ओपन है, ये तो एक्सपोज्ड हाइड्रोजन, तो यहां पर कोई स्टीरिक क्राउडिंग नहीं है। तो क्या होगा? ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और यहां से इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा? रिमूव कर लेगा। इसका मतलब है कि जब ये यहां पर किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। मैंने बोला बेस क्या होते हैं? ब्रोंस्टेड बेस होते हैं। ठीक है, यानी ये प्रोटॉन को क्या करें? एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो यहां पर OH नेगेटिव किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल है। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होता क्या है कि जो किसी सेंटर पर ऐड हो जाए, सेंटर को अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, या जो किसी सेंटर पर अटैक करे। अब वो सेंटर आपका कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है, या कोई भी एटम हो सकता है अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी सेंटर हो सकता है। ठीक है, चलो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ओके, और जो प्रोटॉन को रिमूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? which adds on या which donates electron pair to a center। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग बात किसकी करते हैं? कार्बन की बात करते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं which donates electron pair to कार्बन, और बेस क्या होते हैं? which abstracts, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? which removes
क्या करते हैं, प्रोटॉन H पॉजिटिव, जो प्रोटॉन को रिमूव करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो डिफरेंस हो गया न्यूक्लियोफाइल और बेस का। अभी हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। किसके बारे में, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसको बोलते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। बात समझ आ गई, एक न्यूक्लियोफाइल की वो टेंडेंसी ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, जैसे कार्बन को डोनेट कर सके, किसी सेंटर को डोनेट कर सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास OH नेगेटिव है, आपके पास क्या है, OH नेगेटिव, और आपके पास यहां पर क्या है, H2O वाटर है। अब हमको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और OH नेगेटिव में इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्स है। अब ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। ठीक है, तो पहले यहां पे देखो कि जब ये वाटर है में जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर कार्बन को देगा, किसी सेंट्रल एटम को देगा, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम से अटैच तो हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जब यहां पर इस OH नेगेटिव में ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी सेंटर को देगा, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा सेंटर में और ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। तो देखो यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा बॉन्ड बनाने के बाद, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद, और यहां पर न्यूट्रल हो जाने वाला है। तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ, OH नेगेटिव हुआ। तो हम लोग कुछ एक केसेस पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकालने के लिए, यानी आपको बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल दे रखे हो और उनमें से अगर आपको पता लगाना हो कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो पता लगाना हो तो उसके हम लोग कुछ एक केसेस पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार मिटा दिया जाए। ओके, चलिए तो सबसे पहले नंबर 1 देखो, केस नंबर 1 क्या होगा, तो केस नंबर 1 हो जाएगा क्या आपका, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, कि किसी न्यूक्लियोफाइल पर अगर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा है वो उतना ही एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो अभी हमने पढ़ा क्या कि OH नेगेटिव हो आपके पास और आपके पास क्या हो, वाटर हो। मैंने क्या बताया कि जब ये ऑक्सीजन वाटर में, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को देगा, सेंटर को देगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को देगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज खत्म होकर ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब पॉजिटिव होना बेटर है या न्यूट्रल होना बेटर है, न्यूट्रल होना बेटर है। तो इसका मतलब है कि OH नेगेटिव इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। ठीक है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको दिया हो NH2 नेगेटिव और आपको दे रखा हो NH3। अब इन दोनों से पूछा जाए तो सेम वही बात कि यहां पर ये नाइट्रोजन जब कार्बन पर या सेंटर पर ऐड होगा अपना लोन पेयर देके, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाने वाला है। लेकिन जब ये अमोनिया में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी सेंटर को डोनेट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, व्हिच इज नॉट गुड। तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, यानी किसी न्यूक्लियोफाइल पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उतना ही इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होने वाली है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक तो दे रखा हो, देखो CH3O नेगेटिव, एक आपको दे रखा हो जैसे मान लो CH3CO नेगेटिव, और एक आपको दे रखा हो जैसे फिनोक्साइड आयन, ये एसिटेट आयन है, अभी हमने लिया क्या, ये फिनोक्साइड आयन ले लिया, और एक हम लोगों ने ले लिया क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। अगर आपको ये 4 न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं और हमको इनका ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या केस नंबर 1 लगाएंगे, कौन सा, अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो ध्यान से कि अगर OH नेगेटिव में देखूं तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, तो कितना चार्ज है, -1। ओके, उसके बाद
यहां पर अगर इस मिथोक्साइड में देखूं तो इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, लेकिन मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी है, और इस प्लस आई इफेक्ट से ये इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा क्या हो जाने वाला है, इंक्रीज हो जाने वाला है। ठीक है, इसका मतलब मैं यहां पर बोल दूं कि यहां पर इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है दैट इज ग्रेटर देन -1 ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, -1 तो था ही, और मिथाइल के प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो ग्रेटर देन -1 हो गया। चलो अब इस एसीटेट आयन में आते हैं। अब एसीटेट आयन हम जानते हैं कि ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कैसे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये लोन पेयर आएगा, इधर आएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हो जाएंगे, इधर, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाली है कैसे बनने वाली है, CH3CO, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड। अब आपने देखा कि इसकी दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन ये दोनों की दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। दोनों की दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। यानी इन दोनों स्ट्रक्चर्स का जो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो कैसा बनेगा, CH3COO। ठीक है, अब देखो एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर ऑक्सीजन एटम कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -1/2। कितना जाएगा, -1/2। यानी इस एसीटेट आयन में इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, ये है -1/2। हर एक ऑक्सीजन पे -1/2 है। चलो अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, फिनोक्साइड आयन के ऊपर। अब फिनोक्साइड आयन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, क्योंकि ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो कैसे, ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर कहां गया, इधर, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ जाएंगे, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ऑर्थो पोजीशन पर आएंगे, इसको यहां लिख देता हूं एक बार मैं, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। तो इसका अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बनेगा आपके सामने, देखो ये हो गया डबल बॉन्ड, और इस ऑर्थो पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये लोन पेयर इधर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पर, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो देखो डबल बॉन्ड O, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, और इस पैरा पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब फिर ये लोन पेयर इस साइड में, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगेन ऑर्थो पे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी इसकी भी, डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे डबल, और इस ऑर्थो पे नेगेटिव, फिर ये लोन पेयर इधर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस ऑक्सीजन के पास। क्या बनेगा ये बनेगा डबल डबल डबल, और ये हो गया O। तो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। बट बात यह है कि एसीटेट आयन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सिर्फ, और फिनोक्साइड की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन इन दोनों में से बेटर कौन है, एसीटेट आयन। क्यों, क्योंकि एसीटेट आयन की जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, दोनों की दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों की दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन फिनोक्साइड आयन में जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, उन पांचों का जो एनर्जी है वो इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है, देखो कि यहां पर देखो, फर्स्ट में देखो नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, जो कि अच्छी बात है। फिफ्थ में भी यही बात हुई, लेकिन सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। इसका मतलब इन पांचों स्ट्रक्चर का, इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, इन पांचों में से ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है, ये वाली, फर्स्ट वाली एंड फिफ्थ वाली। तो हम ज्यादा किसको कंसीडर करेंगे, इनको कंसीडर करेंगे, और इनमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहां पर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होना चाहिए, -1। बट इन तीनों को भी हम लोग नहीं भूल सकते कि भाई कुछ तो होगा इनका भी। ठीक है, मान लो कि यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, स्टेबल नहीं है, लेकिन उसने कुछ तो लिया है ना नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर इस ऑक्सीजन पे पूरा का पूरा -1 चार्ज नहीं है, -1 से थोड़ा सा कम है। मान लो इसका 0.1, इसका 0.1, इसका 0.1, तो -1 में से -0.3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, कितना, 0.7। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर इस फिनोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर पूरा -1 चार्ज नहीं है, -1 से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आधा हो जाए जैसे एसीटेट आयन में हुआ। ठीक है ना, तो यहां पर मान लो मैं एक बार इसको रफली दे रहा हूं कि मान लो 0.7 चार्ज हो गया ऑक्सीजन के ऊपर।
ठीक है, चलो तो अब हम लोगों ने चारों में, इन चारों एग्जांपल में, इन चारों न्यूक्लियोफाइल पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हमने निकाल लिया। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, मिथोक्साइड आयन के ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं इनका ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी देखूं तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा किसका, CH3O नेगेटिव का, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा OH नेगेटिव। उसके बाद कौन आएगा, इन दोनों में से किसको लेंगे, इन दोनों में से लेंगे हम लोग किसको, फिनोक्साइड आयन को। इसको लेंगे हम लोग फिनोक्साइड आयन को। और इसके बाद हम लोग किसको लेने वाले हैं, एसीटेट आयन को लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये है इनका ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, समझ आई बात। तो केस नंबर 1 क्या था कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। इसको पॉज करके एक बार आप नोट डाउन कर लो इसको। तो अभी हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 पे, और वो केस नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान से। केस नंबर 2 वो है क्या आपका, लोन पेयर रिपल्शन। कुछ एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो जैसे मान लो आपको दे रखा हो OH, यानी आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रखा है। यहाँ पे हमको पता है यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आप एक चीज देख सकते हो कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन दोनों ऑक्सीजन के पास, दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो क्या होगा, यहाँ इन दोनों लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, रिपल्शन। जब रिपल्शन होगा तो ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इससे थोड़ा सा दूर चला गया, और वो दूर चले जाने का मतलब क्या होगा कि वो किसी सेंटर पर ऐड हो सकता है, डोनेट कर सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और अगर मैंने यहां पे लिया क्या, वाटर लिया। ठीक है, देखो हम वो मॉलिक्यूल ले रहे हैं जहां पे सेम टाइप ऑफ एटम्स है। यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन ये हमने लिया है H2O2 और ये हमने लिया है वाटर। तो यहां पर क्या है, एक ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे आर क्लोज टू ईच अदर, और उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी सेंटर को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर रिपल्शन कम है तो डोनेशन भी क्या हो जाएगा, कम। तो अगर इन दोनों में मेरे को चूज करना हो कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, देन H2O2 इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो हम केस नंबर 2 बोल सकते हैं क्या, लोन पेयर रिपल्शन। क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर रिपल्शन। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो आपने लिया है NH2 और आपने लिया है NH3, यानी ये तो अमोनिया है और ये क्या है आपका, हाइड्रोजीन। क्या नाम इसका, हाइड्रोजीन। देखो HYDRAZINE। अब देखो यहां पर भी सेम कहानी कि नाइट्रोजन है, उनके लोन पेयर क्या है, क्लोज है, तो इनके बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से ये नाइट्रोजन के लोन पेयर उससे थोड़े से दूर जाएंगे और वो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी सेंटर को डोनेट कर सकता है। तो बेटर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा देन अमोनिया। अब आप में से कई लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर H2O2 का अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर बनाए तो इसका जो 3D स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर। उससे क्या होता है कि जो लोन पेयर है उनमें रिपल्शन कम हो जाती है। आप लोगों में कईयों के दिमाग में ही आ रहा होगा, अरे उससे लोन पेयर में रिपल्शन कम हो जाती है लेकिन खत्म नहीं होती है। सही है ना, इस वजह से रिपल्शन तो है, कम है लेकिन खत्म नहीं है। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसी सेंटर को यानी किसी कार्बन को डोनेट कर सकता है। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा वाटर से, और हाइड्रोजन है सेम वही रीजन हो गया, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा किससे, अमोनिया से। कहानी समझ आ रही है। चलिए, तो ये है केस नंबर 2। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, केस नंबर 3 के ऊपर। केस नंबर 3 क्या बोलता है कि जैसे मान लो बड़ा ही पॉपुलर है, आपको एक तो दे रखा हो O नेगेटिव, क्या नाम है इसका, इथोक्साइड आयन। एक आपको दे रखा हो जैसे क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपोक्साइड आयन, और एक आपको दे रखा हो टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन। अगर इन तीनों में से हमको पता लगाना हो कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो यहां पर दो फैक्टर मेन है। पहला फैक्टर देखो, पहला फैक्टर ये है कि अगर मैं अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करूं तो यहां पे देखो 3-3 मिथाइल ग्रुप है, यहां पे 3-3 एल्काइल ग्रुप लगे, और इन 3-3 एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा।
कौन सा होगा? प्लस आई। इस प्लस आई इफेक्ट से इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं और इसको मैं सी बोल दूं। यानी अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर को ध्यान में रखूं तो टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ दीज थ्री एल्काइल ग्रुप, दीज थ्री मिथाइल ग्रुप क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब कि जो सी है वो बेटर हो जाएगा किससे? बी से। बी में देखो सिर्फ दो ही एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो दो ही मिथाइल ग्रुप का प्लस आई आएगा, ठीक है। और यहां पर सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, उसका क्या आएगा? प्लस आई आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, ये हो जाने वाला है। लेकिन अगर यहां पर एक फैक्टर को और कंसीडर किया जाए तो यहां पर एक फैक्टर और भी काम कर रहा है, वो कौन सा है? स्टीरिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? स्टीरिक, STERIC, स्टीरिक फैक्टर या स्टीरिक क्राउडिंग बोल सकता हूं उसे। अगर मैं स्टीरिक क्राउडिंग को देखूं तो देखो जो टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड है ये एक बल्की आयन है ना। तो बल्की आयन, इसका मतलब यहां पर क्या है? स्टीरिक क्राउडिंग है। अगर ये स्टीरिक क्राउडिंग है तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। क्यों? उस कार्बन के ऊपर अटैक करना, सेंटर पे अटैक करना, इसके लिए क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। और ये सबसे, इन तीनों में सबसे ये हल्का फुल्का है, या स्टीरिक क्राउडिंग बहुत ही कम है। तो अगर स्टीरिक क्राउडिंग का फैक्टर देखूं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अब देखो दो फैक्टर हम लोगों ने काम में लिए हैं और दोनों फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब इसका ऑर्डर क्या आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का? तो देखो अगर इन दोनों फैक्टर में से हमको चूज करना पड़े तो हम किस फैक्टर को चूज करेंगे? स्टीरिक क्राउडिंग को चूज करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को चूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वेरी वीक इफेक्ट। ये बहुत ही क्या होता है? वीक इफेक्ट होता है। अगर ये बहुत ही वीक इफेक्ट है तो यहां पर इसका नेगेटिव चार्ज कितना बढ़ाएगा? लगभग ना के बराबर बढ़ाएगा, ठीक है। तो फिर अगर ये बहुत ही वीक इफेक्ट है तो इनमें से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा हो गया? स्टीरिक क्राउडिंग वाला हो गया। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान में रखने से हमारा ऑर्डर क्या आने वाला है? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। समझ आई बात? कितने केस हुए हमारे पास? 3 केस हुए। अभी हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? केस नंबर 4 के ऊपर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है ये। जैसे मान लो आपको 4 आयंस दिए हैं, जैसे मान लो आपको दिया है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपको पता लगाना है इनका ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो सबसे पहले तो आप चार्ज देखोगे तो सबके पास चार्ज भी सेम है। उसके बाद क्या है? इनका स्टीरिक क्राउडिंग वाला, ये प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इस केस में अगर चार्ज वाला फैक्टर काम में नहीं आ रहा है, स्टीरिक क्राउडिंग वाला फैक्टर काम में नहीं आ रहा है, रिपल्शन वाला फैक्टर काम में नहीं आ रहा, तो फिर कौन सा फैक्टर लेते हैं? तब हम लोग कंसीडर करते हैं किसको? सोलवेंट को। किसको? इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। अगर ये तीनों केस यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं तो हम किसको कंसीडर करेंगे? सोलवेंट के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। अब देखो दो टाइप के हमारे पास सोलवेंट है। एक सोलवेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पोलर प्रोटिक सोलवेंट। और जो दूसरा सोलवेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। ये बात समझ आ गई? पोलर प्रोटिक सोलवेंट एंड पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। एक बार मैं इस केस नंबर 3 को इनको मिटा दूं एक बार। चलिए आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ जी, एक तो हमने लिया कौन सा? पोलर प्रोटिक सोलवेंट, और एक हमने लिया पोलर कौन सा? एप्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। चलो अब पोलर प्रोटिक सोलवेंट के मैं आपको एग्जांपल दे दूं। इसका मतलब क्या है कि पोलर है जहां पे दो पोल बने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और प्रोटिक का मतलब क्या है? जो प्रोटॉन दे, यानी जिनके पास हाइड्रोजन हो देने वाला। जैसे आपको एग्जांपल दूं, वाटर हो गया HOH, देखो डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो पोलर है और यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है, प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, दूसरा एग्जांपल ले ले पोलर प्रोटीन में। जैसे हमने ले लिया क्या? अल्कोहल ले लिया ROH, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। हमने एसिड ले लिया RCOOH, डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव है। तो ये सारे के सारे पोलर हैं और सबके पास हाइड्रोजन है, यानी सबके पास प्रोटॉन है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सोलवेंट बोलते हैं। दूसरा आ जाते हैं हम लोग पोलर एप्रोटिक सोलवेंट पे। देखो ध्यान से, हमने एक पोलर एप्रोटिक सोलवेंट ले लिया, कौन सा? जैसे हमने लिया क्या? एसीटोन। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड CH3,
ये एसीटोन है। अब एसीटोन में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप, ये पोलर है, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। पोलर तो है, लेकिन यहां पर इनके पास हाइड्रोजन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पोलर ए प्रोटीन। ए प्रोटीन का मतलब क्या होता है? ए मतलब एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन। पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन क्या है? एब्सेंट है। इसी ग्रुप पे होना चाहिए, नहीं कि सर देखो बगल वाले कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है, वो नहीं है। इस पोलर ग्रुप के पास क्या हाइड्रोजन है? क्या नहीं है। तो ये आपका हुआ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया DMSO, बड़ा ही पॉपुलर है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्या नाम है इसका? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। S डबल बॉन्ड O, यहां पे मिथाइल ग्रुप है और यहां पे भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, यानी एसीटोन है ये। एसीटोन का कार्बन को हटा के वहां पे सल्फर लगाना है, तो वो हो जाता है DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अब देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तो डेल्टा नेगेटिव हुआ और ये डेल्टा पॉजिटिव हुआ। देखो पोलर तो है, लेकिन इस पोलर पार्ट में प्रोटॉन नहीं है, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। नंबर 3 देखो, नंबर 3 हम लिखते हैं DMF। अब DMF का फुल फॉर्म क्या है? डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। क्या फुल फॉर्म है? डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। कैसे होगा देखो, फॉर्मेमाइड क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है फॉर्मेमाइड। अब हमने क्या काम किया? इस नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया, यहां पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया और यहां पर भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये हो गया आपका डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। अब यहां पे देखो कार्बोनाइल ग्रुप है और ये कार्बन आपका डेल्टा पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है, यानी यहाँ पे पोलर पार्ट तो है, पोलर ग्रुप तो है, लेकिन इस पोलर पार्ट में हाइड्रोजन नहीं है, पोलर पार्ट में हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ? आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। तो पहले तो पहचान हो गई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। अब आते हैं हमारे पास क्या एग्जांपल थे? ये एग्जांपल थे हमारे पास हैलाइड आयंस थे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं किसमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो अब बात ये है, मैं एक तो ले लेता हूं F नेगेटिव को और एक मैं ले लेता हूं किसको? I नेगेटिव। तो हमको ये तो पता ना कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज तो इंक्रीज होता है, तो I नेगेटिव का साइज F नेगेटिव से बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा कि ये जो F नेगेटिव है इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है इसका? चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम से मतलब क्या पता लगता है हमको? साइज का पता लगता है। किसका पता लगता है? साइज का। अब देखो इस F नेगेटिव का साइज कम है लेकिन चार्ज कितना है? -1। I नेगेटिव का चार्ज -1 ही है लेकिन साइज यानी वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो मैं बोल दूं इस F नेगेटिव का जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? ज्यादा है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो क्या हो गई? ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू I नेगेटिव। ये बात समझ आ गई आप लोगों को पहले? ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो ध्यान से। अब होगा क्या कि जब हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे मान लो मैं वाटर ले रहा हूं, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो अब इस F नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इससे क्या होगा कि इस F नेगेटिव को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, भाई ये देखो डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा 2 नेगेटिव, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे। कौन सा बॉन्डिंग बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग बन गया? यहाँ पे H बॉन्डिंग। और इस H बॉन्डिंग से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है इस F नेगेटिव को क्या कर लेंगे? सराउंड कर लेंगे, ठीक है। लाखों करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेने वाले। इससे क्या होगा? अब ये हाइड्रेट बन गया। क्या बन गया? ये हाइड्रेट। और ये जो हाइड्रेटेड आयन है इसका साइज क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहां पर I नेगेटिव का चार्ज डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब है इसका सॉल्वेशन कम है। F नेगेटिव का चार्ज डेंसिटी ज्यादा था तो उसका सॉल्वेशन क्या था? ज्यादा था, तो इसलिए बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने उसको सराउंड कर लिया। लेकिन I नेगेटिव का चार्ज डेंसिटी कम है तो उसका जो सॉल्वेशन है वो कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहां पर कि इस I नेगेटिव के साइज में और अब इस F नेगेटिव जो कि हाइड्रेटेड हो चुका है, अब यहां पर इस हाइड्रेटेड F नेगेटिव का साइज क्या हो गया? I नेगेटिव के साइज से बड़ा हो गया, ठीक है। और जिसका साइज बड़ा है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए यहां पर
अब जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगा इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो क्या आएगा, F नेगेटिव लेस देन Cl नेगेटिव लेस देन Br नेगेटिव और लेस देन I नेगेटिव। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I नेगेटिव है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि F नेगेटिव साइज छोटा था लेकिन चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी, तो सॉल्वेशन ज्यादा हुआ, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड किया। जब ये हाइड्रेटेड बन गया तो इस हाइड्रेटेड F नेगेटिव का साइज I नेगेटिव से भी बड़ा हो गया, जिससे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी I नेगेटिव से भी कम हो गई। ये बात समझ आ गई। चलो अब जो हम लोग दूसरा लेने वाले हैं क्या, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों का सेम एग्जांपल लेते हैं। ये है आपके पास F नेगेटिव और ये है आपके पास क्या I नेगेटिव, और हमने यहां पर सॉल्वेंट ले लिया क्या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हमने सॉल्वेंट क्या ले लिया, एसीटोन। हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या लिया, एसीटोन। देखो ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव और ये है डेल्टा पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो सॉल्वेंट है हमारा एसीटोन है, यहां पर इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, डेल्टा नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन है वो क्या है, एक्सपोज्ड है, ओपन है। लेकिन ये कार्बन है ये एक्सपोज नहीं है, ये कार्बन क्या है, मिडल में आ गया ना, ये एक्सपोज्ड नहीं है, ये दुबका हुआ है अंदर। ठीक है ना, ओके। तो अब बात यह है कि जब ये कार्बन एक्सपोज्ड नहीं है तो क्या होगा कि क्या इस F नेगेटिव को सराउंड कर पाएगा, नहीं। यहां पर क्या था, वाटर में ये हाइड्रोजन क्या थे, एक्सपोज्ड थे, तो इस F नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाए। लेकिन पहली बात तो यहां पर हाइड्रोजन है नहीं, क्या है, कार्बन है, और वो भी एक्सपोज नहीं है, अंदर छिपा हुआ है, इन बल्कि ग्रुप्स के बीच में है। तो अब ये कार्बन इस F नेगेटिव को सराउंड नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, किसका आमना सामना होगा, यहां पर इन आयंस का और इस O जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है उनका सामना होगा। अब दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, चार्ज सेम है, तो क्या होगा कि ये सॉल्वेंट इस F नेगेटिव को, इस I नेगेटिव को, ज्यादा किसको, इस F नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा ड्यू टू द सेम चार्ज। अब रिपेल करेगा तो इससे क्या होगा, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात समझ आ गई। दोनों ही सराउंडेड अब नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल तो है ही नहीं हमारे पास, हमारा सॉल्वेंट क्या ये है। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट है, इनके साथ में अब ज्यादा सराउंडेड है नहीं, क्योंकि कार्बन क्या है, एक्सपोज नहीं है। तो अब ये क्या हो गए, अकेले हो गए। अब अकेले में अब किसका मैटर होता है, साइज मैटर होता है। तो यहां पर इस F नेगेटिव का साइज छोटा है, किससे, I नेगेटिव से। तो क्या होगा, इस F नेगेटिव का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है I नेगेटिव से ज्यादा हो गया। तो ऑर्डर क्या आ गया, F नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन Br नेगेटिव और ग्रेटर देन I नेगेटिव। तो आपने देखा कि जो हैलाइड आयंस है, अगर हम लोग यहां पर सॉल्वेंट डिफरेंट ले लें तो इनका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो भी क्या आता है, डिफरेंट आता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। अब इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। देखो शानदार ट्रिक से कैसे याद करोगे कि थोड़े दिन पहले, देखो एक सेकंड मिटा दूं, तो मैंने क्या कहा, इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। और वो ट्रिक आपका क्या था कि कुछ साल पहले एक टाइगर श्रॉफ की एक मूवी आई थी जिसका नाम था शायद हीरोपंथी, और उस मूवी के अंदर एक सॉन्ग था क्या, दिस इज ए पप्पी सॉन्ग। सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो क्या, दिस इज ए पप्पी सॉन्ग। तो कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान से, पप्पी, पप्पी को शॉर्ट में लिखूं, क्या लिखूं, PPI, क्या लिखूं, PPI। हम लोग कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, अब इसको हमको याद करना है ट्रिक्स में। देखो पप्पी, अब P का मतलब यहां पर क्या है, P का मतलब है पोलर, इस P का मतलब है प्रोटिक, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, हैलाइड आयन में I नेगेटिव की। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो I नेगेटिव की ज्यादा, तो ऑर्डर क्या है, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और क्या हो जाएगा आपका F नेगेटिव। कितना इजी याद है, दिस इज ए पप्पी सॉन्ग, है ना। ओके, तो एक चीज होती है उसको बोलते हैं पफ। पफ आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट में बनाया क्या, पफ, PF। स्पेलिंग तो वैसे PUFF होती है, मैंने इसको लिखा PF। तो मैंने लिखा पप्पी विद पफ। अब ये पफ का मतलब क्या है, यहां पे P का मतलब है पोलर, और A का मतलब क्या है, एप्रोटिक, और F का मतलब क्या हुआ, F नेगेटिव। यानी अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो तो किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है, F नेगेटिव का। तो यहां पर ऑर्डर क्या आ जाएगा, F नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन Br नेगेटिव ग्रेटर देन I नेगेटिव। हम पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं, और उसके बाद उसी को हमको ट्रिक में याद करना है। कैसे याद करेंगे, पप्पी विद पफ, पप्पी विद पफ। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो इसको एक बार वीडियो को पॉज कर लो, नोट डाउन करो।
तो हम लोगों ने टोटल 4 केसेस पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालने के। कुछ एक एग्जांपल हम लोग और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो अगर आपको दे दिया हो CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव या फिर OH नेगेटिव, आपको ये तीनों दिए हो और आपको पूछा जाए कि इनका ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, तो देखो ध्यान से, सब पे एक एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर। देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सेम शेल से बिलोंग करते हैं और इनकी साइज में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनमें देखेंगे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो अपना लोन पेयर क्या करेगा, जल्दी डोनेट करेगा। ठीक है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें कौन है, ऑक्सीजन है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, सस्टेन करता है, तो वो देने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकालूं तो ये ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। कहानी समझ आ गई? यानी अगर एक ही शेल के अगर आपके पास एटम्स के ये एनाइंस हैं तो उनके अंदर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका होगा, जहां पर जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। कहानी क्लियर है? चलो और कुछ एग्जांपल हम लोग लें, जैसे मान लो कि अगर आपने देखो, अगर आपने रिंग फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जैसे मान लो आपको दे रखा है यहाँ पर नाइट्रोजन दे रखा है, यहाँ पर मान लो CH3 दिया है, यहाँ C2H5 दिया है, यहाँ पे C3H7 दिया है, मान लो ये दिया है आपको एक एग्जांपल, तो ये दिया है, और एक एग्जांपल मान लो आपको दिया है कि N, चलो रिंग में दे दिया, ओके, बाईसाइक्लो कंपाउंड बना दिया, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पे है। अब कोई आपसे पूछे कि इनमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो देखो ध्यान से क्या होगा कि ये क्या है, ये आपका एक एमीन है, और अगर आपने एमीन में पढ़ा होगा रिंग फ्लिपिंग का, क्या पढ़ा आप लोगों ने, रिंग फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो देखा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्लिप होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये क्या होता रहता है, फ्लिप होता रहता है। जब ये फ्लिप होता रहेगा तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन का टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ही क्या हो रहा है, फ्लिप हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एमीन इन्वर्जन। आई होप आपको ये एमीन इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट मालूम होगा। लेकिन यहां पर देखो कि यहां पर एक ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर यहां पर फ्लिप नहीं होता, देयर इज नो फ्लिपिंग, देयर इज नो फ्लिपिंग। अगर यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं है तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब अगर मेरे को यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखना हो तो दिस वन इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन दिस वन। कहानी समझ आई? तो आज हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, न्यूक्लियोफाइल और बेस में पहले हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होते हैं, लुईस बेसिस होते हैं, और जो आपके बेस है वो कौन से हैं, ब्रोंस्टेड बेसिस होते हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं कि जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी सेंटर को डोनेट कर सके हाइड्रोजन को छोड़ के, वो सेंटर कुछ भी हो सकता है। अब ऑर्गेनिक में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं कार्बन के बारे में, तो यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट कर सके, यानी उसके साथ में ऐड हो जाए, वो होता है न्यूक्लियोफाइल। और बेस वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर दे, यानी प्रोटॉन को रिमूव कर ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। फिर हमने पढ़ा क्या, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसमें हमने कुछ केसेस पढ़े। पहला केस हम लोगों ने पढ़ा क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज का, कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी इतना ही बेहतर होगा। फिर हम लोगों ने उसके बाद में क्या पढ़ा बताइए, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या कि मान लो आपको बल्कि ग्रुप दे दिया जाए, जैसे इथोक्साइड दे दिया, आइसोप्रोपोक्साइड दे दिया, टर्शरी ब्यूटोक्साइड दे दिया, तो इनके अंदर बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, कि यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट काम करता है कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट का, दूसरा स्टीरिक क्राउडिंग का। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत ही वीक इफेक्ट है, इसलिए उसको हम लोग नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन स्टीरिक क्राउडिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका इथोक्साइड आयन बेटर न्यूक्लियोफाइल देन आइसोप्रोपोक्साइड आयन, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है किससे, टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन से। तीसरा हमने पढ़ा लोन पे रिपल्शन, यानी अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई कंपाउंड है, वो सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं, दो कंपाउंड ऐसे जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने, जैसे हमने पढ़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमने पढ़ा वाटर, ठीक है, दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो वहां पर क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड में
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में जो लोन पेयर उनके अंदर क्या है, रिपल्शन है। मान लिया कि 3D स्ट्रक्चर में ओपन बुक स्ट्रक्चर है, उससे रिपल्शन थोड़ा कम हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता। तो अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में रिपल्शन है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसी कार्बन को डोनेट कर सकता है। तो H2O2 वाटर से एक बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग हाइड्रोजन का पढ़ते हैं N2H4 और NH3 में डिफरेंस देखते हैं तो सेम वही कॉन्सेप्ट आता है कि हाइड्रोजन इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, हैलाइड आयन के बारे में, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। अब यहां पर किसका, यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज भी एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे रिपल्शन वाला भी फैक्टर एप्लीकेबल नहीं है, और यहाँ पर जो स्टेरिक फैक्टर, अच्छा वो तो आ ही गया है ना, तो वो फैक्टर भी क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर हम लोग किसको देखते हैं, सोलवेंट को देखते हैं। सोलवेंट दो टाइप के हमने पढ़े, एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट और एक पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। तो क्या होगा कि अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेते हैं, जैसे वाटर लिया आप लोगों ने, तो वहां पर जो हैलाइड आयन का न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है, I नेगेटिव ग्रेटर देन Br नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन F नेगेटिव, यानी वहां पर I नेगेटिव एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसका चार्ज डेंसिटी कम है तो उसको वाटर मॉलिक्यूल कम सराउंड करेंगे। F नेगेटिव का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा सराउंड करेंगे, वो जो हाइड्रेटेड आयन बनेगा उसका साइज I नेगेटिव से भी बड़ा हो जाता है, इसलिए F नेगेटिव, हाइड्रेटेड F नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिसिटी I नेगेटिव से कम हो जाता है। और अगर आप पोलर एप्रोटिक सोलवेंट लेते हो तो ये ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और कुछ एक एग्जांपल जैसे ये और ये आपका फ्लिपिंग वाला। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आई थिंक आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।